स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञानगंगा पर। साथियों, आज एक और राजनीतिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थ्योरी से संबंधित है, वो है राज्य के तत्व लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और वो क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जो बच्चे पीजीटी, जेआरएफ, नेट, सेट, पीएचडी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो पॉलिटिकल ऑनर्स से हों, ठीक है ना, पॉलिटिकल ऑनर्स से हों, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ। और जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ करना चाहते हैं और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फ्री में सजेशन, ठीक है, सजेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर जो है 78380505, ठीक है ना। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, अर्जेंट हो तभी कॉल करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब राज्य के तत्व, थोड़ा एक बार हम इस पर नजर मार लेते हैं, फिर समझेंगे क्या चीज है। तत्व का मतलब राज्य के कुछ जरूरी चीजें होती हैं, कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं, जिनके बिना राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो वो चीज है, जैसे अभी विलोबी हैं, ये क्या कहते हैं कि राज्य के आवश्यक 3 तत्व हैं। जन समुदाय, मतलब एक लोगों का समुदाय, ठीक है, जनसंख्या का समुदाय हो। शासन हो, शासन तंत्र या सरकार, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट जो हम गवर्न करे। और एक लिखित या अलिखित संविधान, ठीक है ना। तो लिखित अलिखित से सब मतलब यही है कि भाई जैसे इंग्लैंड के अंदर लिखित है और अमेरिका के अंदर लिखित है, तो लिखित या अलिखित एक संविधान जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। लिखित अलिखित सरकार नहीं है, संविधान है, संविधान है। तो आपसे सीधे पूछ लेगा कि विलोबी ने राज्य का कौन सा तत्व नहीं बताया है, ठीक है ना। विलोबी ने राज्य का कौन सा तत्व नहीं बताया है, कौन सा तत्व नहीं बताया है, नहीं बताया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। एक ऑप्शन होगा जन समुदाय, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा सरकार, तीसरा संविधान, चौथा संप्रभुता। तो ये याद रखना कि संप्रभुता संप्रभुता है, ये इसने नहीं बताया है विलोबी ने, ठीक है ना। उसी तरह आपका ये बंटंसली जो है, इन्होंने जो बताया है, एक तो भूखंड बताया है, जनता बताया है, एकता बताया है, संगठन बताया है। संप्रभुता यहाँ पे भी गायब है, ठीक है ना। भूखंड होना चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, उनके बीच में एकता होनी चाहिए, संगठन, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बताया है। उसके अलावा आगे देखते हैं, एक ये सिज्विक है। सिज्विक महोदय कहते हैं कि भाई सरकार चाहिए राज्य के लिए, भूखंड चाहिए, जनता चाहिए, संप्रभुता ये भी गायब करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। गार्नर के अनुसार क्या तत्व है? मनुष्यों का एक समुदाय होना चाहिए, एक प्रदेश जिसमें स्थायी रूप से वो रहते हो, मतलब एक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है ना, भूभाग, ठीक है। आंतरिक संप्रभुता या बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता, ठीक है ना, तो मतलब संप्रभुता हो गई एक प्रकार से। एक राजनीतिक संगठन, ये सरकार से, सरकार हो गया इसका मतलब। राजनीतिक संगठन कौन होता है? सरकारी तो होती है, ठीक है। तो गार्नर के अनुसार ये 4 तत्व होने अति आवश्यक है। अब एक ये हमारे जो कौटिल्य हैं महोदय, कौटिल्य महोदय, ठीक है,
ये क्या कहते हैं, इन्होंने राज्य के 7 तत्व बताए हैं। एक स्वामी मतलब शासक, जो शासन करता हो। अमात्य मतलब मंत्री, तो हमारे अगर हम आधुनिक युग में लगाते तो मंत्रिमंडल हो गया ना, मंत्रिमंडल, ठीक है ना। जनपद मतलब एक भूभाग हो गया, भूभाग, ठीक है ना। राष्ट्र, दुर्ग माने किला हो गया, ठीक है ना, आपकी भाई एक किला होना चाहिए ना। कोष माने आपके पास वित्तीय पैसा, है ना, कोष आपके पास होना चाहिए ना, आप खर्चा कहाँ से करोगे, है ना, तो वो हो गया। दंड माने, दंड को हम कानून से ले सकते हैं, कानून, ठीक है ना, कानून होना चाहिए, कानून होने चाहिए भाई बिल्कुल। और मित्र माने फ्रेंड्स, है ना, तो दूसरे राष्ट्रों के संग मैत्री संबंध होने चाहिए। उस समय में इसकी आवश्यकता थी, आज भी जरूरत है दोस्तों, आज भी जरूरत है। जैसे हमारे रसिया, ठीक है ना, रसिया के साथ, आसियान के साथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ, यूएसए के साथ संबंध है, ठीक है ना, संबंध है। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कहा था कि मित्र होने चाहिए, भाई हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, हमारे संग अगर विकट परिस्थितियां आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम किसके पास मदद के लिए जाएंगे। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कौटिल्य ने, ठीक है ना। तो पूछ सकता है आपसे, कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक तत्व कौन सा है या कौन सा नहीं है। जो आधुनिक धारणा है उसके अनुसार राज्य के 4 प्रमुख तत्व बताए जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ये चारों तत्व चाहिए, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि भाई राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। जनसंख्या क्या है दोस्तों, जनसंख्या राज्य का एक प्रथम आवश्यक तत्व है, ठीक है ना। राज्य बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, और उनमें उनको जो राज्य होता है उन्हें एकता के सूत्र में पिरो देता है, ठीक है ना। अब जैसे भारत के अंदर, भारत के अंदर हम क्या है, हिंदू, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है ना, ईसाई हैं। और हम भाषा के आधार पे बटे हुए हैं, हम क्षेत्रीयता के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है ना, क्षेत्रीयता के आधार पर भी हम विभक्त हैं। हमारी संस्कृति भी काफी अलग है, हम साउथ के लोग अलग संस्कृति के हैं, नॉर्थ के हमारे जो भारत के हैं वो अलग हैं। लेकिन एक राज्य, राज्य कौन है, भारत। भारत के नाम पे हम क्या हो जाते हैं, भारतीय हो जाते हैं, भारत के नाम पे हम भारतीय हो जाते हैं। इसका मतलब कि हम एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, राज्य क्या करता है कि एकता के सूत्र में पिरो देता है, पूरी जनसंख्या को एकता के सूत्र में पिरो देगा, ठीक है ना। जनसंख्या के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति से जुड़े हों, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। अब प्लेटो महोदय क्या कहते हैं कि भाई जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे आ जाता है, ठीक है ना। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रूसो, और तो नहीं, रूसो है ये दोस्तों, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना, रूसो, ठीक है ना, क्या है, रूसो। रूसो के अनुसार, यहाँ पर लिख देता हूँ, रूसो के अनुसार यह जनसंख्या 10,000 से 10,000 होनी चाहिए। अब गार्नर क्या कहता है, राज्य की जनता राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि भाई वो निर्वाह कर सके, ऐसा ना हो कि जनसंख्या भूभाग कम पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितने भूखंड तथा राज्य में पर्याप्त साधन है, मतलब हमारे पास जितने साधन है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी होनी चाहिए कि जितने हमारे पास साधन है, जितने में हम भरण पोषण कर सकें उस जनसंख्या का, इतनी जरूर होनी चाहिए। उससे अधिक होगी तो खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अब भूभाग होना चाहिए दोस्तों, राज्य के अस्तित्व के लिए ये भूभाग अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या किसी निश्चित भूभाग पे रहती है, राज्य का भूभाग कितना बड़ा हो उसका आकार निश्चित नहीं है, परंतु इतना बड़ा अवश्य हो कि जिस पर जनसंख्या वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके, मतलब इतनी जनसंख्या तो होनी चाहिए, इतना बड़ा भूभाग तो होना चाहिए जिसपे आत्मनिर्भर हो सके, ठीक है ना। जैसे कि कई सारे अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर में, ठीक है, जनसंख्या अधिक अधिक तेजी से बढ़ रही है, तो आने वाले समय में होगा कि भाई क्या हमारे पास जो संसाधन है ना वो कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना, लोगों के पास रहने के लिए आवास तक नहीं होंगे, तो इस तरह की परेशानी हो सकती है।
तो भूभाग इतना अवश्य होना चाहिए कि जिसपे वो जनसंख्या जो है वो आत्मनिर्भर होके रह सके। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिग्री सीले विलोबी निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, आएगा क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक भूभाग को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, डिग्वी सीले विलोबी जो है भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। लॉर्ड एक्टन, टाइस्के और रेटजल छोटे राज्य को नकारते हैं। ठीक है ना, छोटे राज्य को ये नकारते हैं। रूसो के अनुसार निरंकुश शासक बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, रूसो के अनुसार जो निरंकुश शासक है वो बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। सामान्य क्षेत्रफल वाले राज्यों के लिए, मतलब जो ज्यादा बड़े भी ना हो ज्यादा छोटे ना हो, तो उनके लिए कुलीन तंत्र उचित है। ठीक है, और छोटे राज्यों के लिए लोकतंत्र उचित है। तो क्वेश्चन सीधे यही आ जाएगा कि भाई रूसो के अनुसार छोटे लोकतंत्र किसके लिए उपयुक्त है, आपका छोटे राज्य, बड़े राज्य, सामान्य क्षेत्रफल वाले राज्य। ठीक है, तो ये याद रखना। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार राज्य के आकार में तथा उससे अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच संबंध होता है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, राज्य का आकार और वो जो शासन प्रणाली अपनाता है उसमें क्या होता है, संबंध होता है। अगर राज्य बड़ा है तो उसमें कुलीन तंत्र हो सकता है और निरंकुश तंत्र हो सकता है, और क्या हो सकता है अगर वो छोटा है तो लोकतंत्र हो सकता है। अब सरकार, राज्य की राजनीतिक संस्था सरकार होती है। ठीक है ना, राजनीतिक संस्था कौन सी होती है, सरकार होती है। और सरकार राज्य की इच्छा को व्यक्त करती है। ठीक है ना, क्या करती है, हमारी राज्य किन लोगों से बनता है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन होते हैं, हम नागरिक लोग होते हैं, जनसंख्या होती है, और जनसंख्या जो चाहती है, ठीक है, वही इच्छा राज्य की इच्छा होती है, और वो इच्छा सरकार के द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है ना, अब राज्य वही नियम कानून बनाएगी ना, राज्य वही नियम कानून बनाएगी जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, हमारी भलाई के लिए जो, ठीक है, तो क्या है, राज्य सरकार राज्य की इच्छा व्यक्त करती है। लोकतंत्र राज्यों में अंतिम संप्रभुता जनता के हाथों में रहती है। ठीक है ना, तो क्या होते हैं, अंतिम लोकतांत्रिक देशों में अंतिम संप्रभुता किसके पास है, जनता के पास है। जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है, और अगर वो प्रतिनिधि सही से काम नहीं करता है तो जनता उनको वापस भी बुला लेती है। लेकिन वैधानिक संप्रभु कौन है, वो सरकार होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो राज्य सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, संप्रभुता, संप्रभुता राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके दम पर वह अपने भूभाग क्षेत्रफल में अपनी आज्ञाओं और कानूनों का पालन करवाती है। ठीक है ना, तो संप्रभुता ऐसी शक्ति है जिसके दम पे क्या होते हैं, राज्य अपनी आज्ञाओं का पालन करवाती है। जैसे सरकार अगर कोई नियम या कानून बनाती है ना, है ना, तो वो हमें पालन करवा सकती है, हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड दे देगी, हमें कारावास कर सकती है, हमें हर्जाना देना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये संप्रभुता है, राज्य की ये शक्ति होती है। दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकती है। ठीक है ना, क्या कर सकती है, आंतरिक तौर पे तो ये अपनी आज्ञाओं का पालन करवाती है और कानूनों का पालन करवाती है। और क्या बोलते हैं, बाह्य संप्रभुता से तात्पर्य है कि वो अन्य राष्ट्रों के संग अपने संबंध स्थापित करती है, किससे युद्ध करना है, किसको मित्र बनाना है, किसके संग संधि करनी है, ये सारे होते हैं। ठीक है ना, कि मतलब इन सब मामलों में भी, हम बाहरी मामलों में भी, विदेश नीति के मामलों में भी हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है, ये होती है संप्रभुता। ठीक है, राज्य अपनी संप्रभुता के कारण ही विधि सम्मत बल प्रयोग का अधिकार रखता है। ठीक है ना, तो अगर संप्रभुता है तो आप अपनी विधि जो है, अपना जो आप नियम बनाया है, कानून बनाया है, उसका प्रयोग आप करने का अधिकार आपको मिल जाता है। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है जो अन्य साहचर्यों से उसकी अलग पहचान बनाता है। मतलब भाई संगठन तो और भी हैं, संगठन और भी होते हैं राज्य में। ठीक है ना, शिक्षक संगठन होता है, ठीक है, और भी शिक्षक संगठन हो गया, धर्म के आधार पर संगठन होते हैं। ठीक है, और सहकारी और भी इस तरह के बहुत सारे संगठन होते हैं। ठीक है, व्यवसाय 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 के आधार पर भी संगठन होते हैं। लेकिन इन संगठनों के पास क्या होता है, कुछ भूभाग भी हो सकता है, भूभाग भी हो सकता है, जनसंख्या भी हो सकती है। ठीक है ना, और इनके पास अपना एक संगठन भी होता है, एक प्रकार की सरकार भी हो सकती है।
लेकिन इनके पास क्या है, संप्रभुता नहीं होती। ये संप्रभुता जो होता है ये इनके पास नहीं होता, ठीक है ना। और इसी संप्रभुता के दम पे ही वो अन्य सहचर्यों से अपनी अलग पहचान बनाता है, ठीक है ना। समाज क्या है, समाज भी तो एक वो है, क्या बोलते हैं, एक संगठन है ना। उसके पास भी भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, और लेकिन उसके पास सरकार नहीं होता, उसके पास संप्रभुता नहीं होती। अभी एक वेस्टफेलिया संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है वेस्टफेलिया कि इसकी संधि कब हुई, मिलान करो में आ जाता है, ये मिलान करो में अक्सर आया हुआ है और बच्चे वहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। ये 1648 में यूरोप के विभिन्न देशों के मध्य 30 वर्षीय युद्ध के बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई। मतलब यूरोप के विभिन्न देश थे, उनके मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था और 30 वर्ष के बाद उन्होंने वेस्टफेलिया की एक संधि की। इस संधि से यूरोप की शक्तियों के बीच होने वाले धार्मिक युद्धों का अंत हो गया, ठीक है। उस समय धार्मिक युद्ध बहुत हुआ करते थे, तो उस धार्मिक युद्धों का इसके द्वारा क्या हो गया, अंत हो गया। इसमें चर्च की शक्ति कम की, ठीक है ना। इसने क्या की, इसने चर्च की शक्ति को कम कर दिया और राज्य को अपने क्षेत्र में प्राधिकार दिया, मतलब प्राधिकार दे दिया, उसको अधिकार दे मिल गए। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर इस अवधारणा पर आधारित था कि सभी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। मतलब आत्मनिर्णय मतलब कोई भी राज्य अपना निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है ना, किसी के दबाव में नहीं होगा, ना आंतरिक आंतरिक तौर पे ना बाह्य तौर पे। तो क्या था कि जो चर्च था ना, चर्च वो राज्य राज्य की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता था, राज्य की गतिविधियों को विधियों को नियंत्रित करता था, ठीक है ना। पहले जो था चर्च, वो सारी गतिविधियों को ये चर्च नियंत्रित करता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई इसको राज्य को आत्मनिर्णय का अधिकार मिल गया, आत्मनिर्णय का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। इस संधि से राज्य समस्त राजनीतिक प्राधिकार का स्रोत बन गया। अब सारे प्राधिकार का स्रोत कौन हो गया, राज्य हो गया दोस्तों, ठीक है ना। सारे राजनीतिक प्राधिकार का स्रोत कौन बन गया, राज्य बन गया, ठीक है ना। वर्तमान राज्य की अवधारणा वेस्टफेलिया की संधि पर आधारित है कि दुनिया संप्रभु राज्यों से बनी हुई है। क्या क्या कहते हैं, वेस्टफेलिया संधि के अनुसार क्या है कि दुनिया संप्रभु राज्यों से बनी है और संप्रभु राज्यों में बटी हुई है। यह राज्य अपने किसी उच्चतर प्राधिकार को मान्यता नहीं देते, मतलब राज्य अपने से ऊपर किसी संस्था को मान्यता नहीं देता है भैया, किसी राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना भैया, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, राष्ट्र के लिए ही सब कुछ है, तो ये वही चीज है। इस संधि से बाह्य संप्रभुता की पहली सैद्धांतिक रूपरेखा के रूप में देखा गया। बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि बाहरी किसी देश के साथ संबंध स्थापित करना है, उसके साथ संधि करनी है, उसके साथ मित्रता करनी है या कोई समझौता करना है, तो उसके लिए वो आजाद है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ठीक है ना साथियों। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, राज्य के तत्व क्या क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।